हेलो ट्रेडर्स, मैं आपका दोस्त निखिल आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट फॉर लाइफ में फिर से एक बार दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ट्रेडर्स, आज की डेट है 8 ऑफ जुलाई और आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करने वाले हैं। बिकॉज आज के दिन स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट हुई थी, तो उसका जो रीजन है वो थी कंपनी की एक्स डिविडेंड डेट। बिकॉज आज के दिन कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 22.75 रुपीज का पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया था। जिसके पास 8 जुलाई को शेयर्स की डिलीवरी थी, तो उनको 22.75 रुपीज का डिविडेंड जो है अकाउंट में आ जाएगा। तो हम लोगों को पता है, अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो उसके शेयर प्राइस में तो गिरावट होती ही है। बिकॉज जितने रुपीज का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो उतना जो प्राइस होता है वो स्टॉक में से रिड्यूस हो जाता है और वो जो पैसे वो शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता है, पैसे भी आ रहे हैं और स्टॉक की प्राइस भी कम नहीं हो रही है, तो इसीलिए स्टॉक की जो प्राइस है वो कम हो जाती है। तो आज के दिन हम लोगों को सेम थिंग हिंदुस्तान पेट्रोलियम के स्टॉक में देखने को मिली। जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं और आज पहली बार हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देख रहे हैं, तो उनको तो डर लगेगा कि स्टॉक में कोई खराब न्यूज आ गई होगी और स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट हुई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक्स डिविडेंड डेट के कारण आज स्टॉक में हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं किस प्राइस पर हम लोग इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी ने एंटर किया है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। ऑल्दो अगर किसी ने इस स्टॉक में एंटर किया है और उसके पास डिलीवरी है, तो उसको उसका डिविडेंड तो आना ही है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। पर अगर आप लोगों को इस प्राइस पर एंटर करना है तो क्या हम लोग एंटर कर सकते हैं, ये बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देख सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग मार्केट फॉर लाइफ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं एनएससी इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और अगर हम लोग आज के दिन हिंदुस्तान पेट्रोलियम का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, तो आज के दिन हम लोगों को स्टॉक 284 रुपीज पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है, जो कि 0.14% यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है। और अगर हम लोग ब्रोकर के अकाउंट्स में देखते हैं तो आज स्टॉक ऑलमोस्ट 8% के आसपास डाउन हो चुका है। तो इसका रीजन है एक्स डिविडेंड डेट। बिकॉज कल के दिन जो स्टॉक की क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 306 और आज की क्लोजिंग है 284 पर। तो यहाँ पर प्राइस में डिक्लाइन आ चुका है, पर जो 22.75 रुपीज है वो इसमें एडजस्ट हो चुके हैं। तो 22.75 के ऊपर हम लोगों को 0.40 पॉइंट्स की यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। तो अगर हम लोग आज के दिन टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी देखते हैं तो वो है 92 लाख, और जिसमें से 31 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि परसेंटेज में 33.64%। तो ये जो डिलीवरी परसेंट है हम लोग डिसेंट कह सकते हैं, बिकॉज काफी ज्यादा भी डिलीवरी नहीं हुई है और काफी कम भी डिलीवरी नहीं हुई है। तो हम लोग कंपनी का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं, तो उससे हम लोगों को पता चलेगा कि कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इसमें बन रही है क्या। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीनर.इन पर और थोड़ा कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देखते हैं तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 40,000 करोड़ का है। तो कंपनी मिड कैप कैटेगरी में, और थोड़े समय पहले हम लोग देख सकते थे ये कंपनी जो थी निफ्टी 50 का भाग थी, पर मार्च 2019 में कंपनी निफ्टी 50 से हटाई गई है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी थोड़ा रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ द स्टॉक करेक्शन। और कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो 284 है, जो कि हम लोगों ने एनएससी के वेबसाइट पर भी देखा था। और कंपनी का जो 52 वीक लो था वो 163 था। तो अगर आप लोगों ने 180, 160, 170 के प्राइस पर इस कंपनी को बाय किया है, तो आपकी जो डिविडेंड यील्ड है आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट 15% के आसपास आपकी डिविडेंड यील्ड यहाँ पर हो जाती है। और स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग है वो सिर्फ 3.78 का है। तो 284 रुपीज के स्टॉक पर कंपनी यहाँ पर 73 रुपीज का प्रॉफिट बना रही है। और करंट मार्केट प्राइस पर जो स्टॉक की डिविडेंड यील्ड है वो 8%। आरओसी एंड आरओई भी काफी अच्छा है, बिकॉज आरओसी तो 20 के नीचे है पर कंपनी का आरओई जो है 30 के ऊपर है। तो काफी अच्छी बात हम लोग स्टॉक के लिए कह सकते हैं। तो अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर चेक करते हैं, तो मार्च 2010 में कंपनी का जो सेल्स था वो सिर्फ 1,11,000 करोड़ का था, जो कि बढ़कर अभी 2,33,000 करोड़ हो चुका है। पर हम लोग देख सकते हैं मार्च 2019 में जो कंपनी ने सेल्स किए थे वो 2,75,000 करोड़ के थे, और तब से सेल्स में थोड़ी गिरावट आई है। बिकॉज 2020 में हम लोगों को पता है कोरोना की सिचुएशन इमर्ज हुई थी, और तब से काफी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कम हो चुका था, और उसके कारण कंपनी का जो बिजनेस होता है पेट्रोलियम में वो थोड़ा कम हो चुका था। इसके कारण हम लोगों को मार्च 2021 में सेल्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और उसके अगेंस्ट में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 16,000 करोड़ का हुआ है। प्रीवियसली अगर हम लोग देखते हैं तो इतना कंपनी ने कभी प्रॉफिट पोस्ट नहीं किया था। ऑल्दो कंपनी के सेल्स जो है वो घट चुके हैं, पर कंपनी का जो प्रॉफिट वो बढ़ा है, और उसके कारण हम लोग देख सकते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 7% का हुआ है, जो कि पहले हम लोग 3 to 6% का देख सकते थे। तो इसका मतलब है कंपनी ने जो एक्सपेंसेस है वो कम किए हैं ताकि कंपनी को कोई लॉस ना झेलना पड़े। तो कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ा है उसके कारण कंपनी के जो अर्निंग्स पर शेयर है वो काफी ज्यादा बढ़ी है, और यही रीजन है कंपनी ने काफी अच्छा डिविडेंड भी इस साल पे किया है। तो कंपनी के जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो कम हो चुका है, ऑल्दो कंपनी ने इतना बड़ा डिविडेंड दिया है। बिकॉज पहले जो कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर था वो सिर्फ 17 का था, और तब कंपनी ने ऑलमोस्ट 10 रुपीज का डिविडेंड दिया था। तो वो डिविडेंड पे आउट रेशियो तब था 56 का, और अभी कंपनी का जो अर्निंग्स पर शेयर बढ़ा है तो उसके अगेंस्ट में कंपनी ने 22 रुपीज का जो डिविडेंड दिया है, तो कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट रेशियो वो कम हो चुका है। और उसके साथ अगर हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं तो कंपनी में जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 51.11% थी, जो कि अभी प्रमोटर ने इस क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ाई है, और प्रमोटर की जो टोटल होल्डिंग है वो 53.50% इस क्वार्टर में हो चुकी है। हम लोग कह सकते हैं कंपनी के जो प्रमोटर है इस कंपनी में काफी इंटरेस्टेड है और अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ा रहे हैं, तो इस शेयर के लिए काफी पॉजिटिव बात है।
और हम लोगों को पता है एचपीसीएल के जो प्रमोटर है वो है ओएनजीसी। तो ओएनजीसी का जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग में काफी ज्यादा मार्केट शेयर है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो असेट्स है वो पूरे इंडिया में यहाँ पर फैले हुए हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और अभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है वो महाराष्ट्र पीएसयू कैटेगरी की कंपनी बन चुकी है। इसमें ओएनजीसी की होल्डिंग जो है वो काफी अच्छी है और उसके साथ साथ एफआईआईज ने यहाँ पर होल्डिंग कम की है, बिकॉज एफआईआईज यहाँ पर जून 2018 में 21.22% शेयर होल्ड करते थे, पर अभी एफआईआईज की होल्डिंग घटकर सिर्फ 16.33% हुई है और उसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने 15.37 से होल्डिंग बढ़ाकर 18.92% की है। तो इससे एक बात पता चलती है, पब्लिक की भी होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है। तो पब्लिक ने जो माल बेचा है और एफआईआईज ने जो माल बेचा है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं डीआईआईज एंड प्रोमोटर ने खरीदा है। तो इससे तो पता चलता है कि कंपनी स्ट्रांग है। पर मार्केट में ऑयल रिलेटेड कंपनीज में एक कंसर्न भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द व्हीकल्स। बिकॉज लोग बात कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल में पूरे जो व्हीकल्स होंगे वो इलेक्ट्रिक होंगे, तो तब जाकर हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड बीपीसीएल जैसे कंपनीज जो ऑयल में काम करती है, तो लोग कहते हैं इसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, इनका जो नेटवर्क है वो काफी बड़ा है और इनके पेट्रोल पंप जो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं उसका नेटवर्क काफी अच्छा है। तो अगर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल हो जाता है और पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की जहां पर असेट्स है वहां पर वो कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन हो गए उसमें अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा, अगर सारा इलेक्ट्रिफिकेशन व्हीकल का हो जाता है और पेट्रोल का यूज कम हो जाता है तो ये कंपनीज बंद होगी। ये कंपनीज इतनी बड़ी कंपनीज है, ये कुछ ना कुछ तो प्लान करेगी और उनके पास जो असेट्स है वो काफी ज्यादा है, तो उसका यूज चार्जिंग स्टेशन के लिए या कहीं ना कहीं कुछ अदर एक्टिविटीज के लिए जरूर करेंगे आने वाले फ्यूचर में। तो अगर इस स्टॉक में कोई करेक्शन होता है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हो, बिकॉज आने वाले 10 साल में जो कंपनी डिविडेंड देगी उससे आपके सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे और उसके बाद जो ग्रोथ होगी वो तो सारी आपकी होगी। बिकॉज मार्च 2020 में इस स्टॉक की जो प्राइस थी वो सिर्फ 160 के आसपास थी, तब अगर आप लोगों ने इसमें बाय किया होता तो आप लोगों ने अभी तक जो 2 डिविडेंड्स मिले उससे ऑलमोस्ट 25% रिकवर कर लिया होता। तो ऐसे स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो, पर इस तरीके के स्टॉक्स में आप लोगों को काफी ज्यादा क्वांटिटी नहीं ऐड करनी है, बिकॉज हो सकता है अगर ये कंपनी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई काम ना करे तो हो सकता है कंपनी की जो शेयर प्राइस होगी वो काफी कम हो जाएगी। पर मुझे नहीं लगता है दोस्तों ये कंपनी ऐसा कुछ करेंगी, बिकॉज हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे जो कंपनीज है वो काफी अच्छी प्लानिंग करेगी और वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सिचुएशन आएगी तब उसमें काम करना स्टार्ट कर देगी। तो अभी हम लोग चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और कौन से फंड और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ से हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के वन डे चार्ट्स के ऊपर और आज के दिन स्टॉक की जो क्लोजिंग हुई है 284 रुपीज के आसपास हुई है और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं काफी बड़ा गैप फॉर्म हुआ है, बिकॉज आज के दिन स्टॉक में हम लोगों को 5 से 6% गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी एक्स डिविडेंड डेट के कारण। और जैसे स्टॉक यहाँ पर गैप डाउन खुला तब बायर्स एक्टिव हो गए और स्टॉक को थोड़ा ऊपर ले जाने का ट्राई किया, पर मार्केट क्लोज होते होते स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और स्टॉक यहाँ पर 0.14% पॉजिटिव में क्लोज हुआ है प्रीवियस डे क्लोजिंग से, एक्सक्लूडिंग द डिविडेंड। पर अगर हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो कि आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों को देखने को मिलेगा तो वो होगा 278 का। अगर स्टॉक आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल के नीचे आता है तो हम लोगों को स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। पर अगर स्टॉक यहाँ पर आता है और सस्टेन करता है तब आप लोग स्विंग ट्रेड के लिए इसमें थोड़ी पोजीशन ऐड कर सकते हो और उसका स्टॉप लॉस आपको काफी स्ट्रिक्ट रखना है, बिकॉज स्टॉक जो है काफी फॉलिंग स्टेज में देखने को मिल रहा है, यहाँ से फर्दर फॉल भी स्टॉक में आ सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस आपको 278 के नीचे यहाँ पर 277 to 276 के आसपास रखना है। पर अगर स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक लेता है तो आप लोगों को 309 तक कोई पोजीशन नहीं बनानी है, बिकॉज हो सकता है स्टॉक यहाँ से कोई बाउंस बैक दिखाए और यहाँ से कहीं रिवर्स भी हो जाए, बिकॉज मार्केट जो है काफी ओवर हीटेड मुझे लग रहा है। हो सकता है इस मार्केट में भी कोई करेक्शन आए, जैसे कि आज के दिन भी हम लोगों को निफ्टी में 1% का फॉल देखने को मिला है। तो अगर निफ्टी में फॉल होता है तो सारे शेयर थोड़े थोड़े गिरे जाते हैं। आप लोगों को अगर आपकी पोजीशन बनानी है तो काफी रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के हिसाब से बनानी होगी, बिकॉज मार्केट ओवर हीटेड है तो आप लोग कोई रिस्क यहाँ पर ज्यादा नहीं ले सकते हो इस मार्केट में। तो आप लोग आपके मनी मैनेजमेंट के हिसाब से इसमें पोजीशन बना सकते हो। तो अगर स्टॉक यहाँ पर 276 277 के आसपास आकर सपोर्ट लेता है तो हो सकता है आने वाले कुछ समय में ये जो गैप यहाँ पर फॉर्म हुआ है ये गैप भी शेयर फिल कर सकता है। पर दोस्तों जब कंपनी में इस तरीके के गैप्स फॉर्म होते हैं तब आप लोगों को जो ट्रेडिंग करनी होती है वो काफी कॉन्शियसली करनी होती है, बिकॉज हो सकता है ये जो रीजन है ये एज ए रेजिस्टेंस रीजन भी काम करे और स्टॉक इसके नीचे ही काफी दिनों तक ट्रेड करे और उसके बाद कोई इसका ब्रेकआउट देके ये गैप फिल करने का ट्राई करे। तो आपको अगर इसमें पोजीशन बनानी हो तो आप लोग थोड़ा सोचकर पोजीशन बना सकते हो। और अगर आप लोगों ने कहीं यहाँ पर पोजीशन बनाई है और आपको अभी लॉस दिख रहा है तो उसमें ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज आप लोगों को 22 रुपीज का जो डिविडेंड है वो अकाउंट में आ जाएगा। और अगर यहाँ से कोई बाउंस बैक आता है और आपको लगता है आप लोग प्रॉफिट में आ चुके हो 22 रुपीज छोड़कर, तो आप लोग इसमें एग्जिट करने के बारे में भी सोच सकते हो। और अगर यहाँ पर स्टॉक में 310 रुपीज का ब्रेकआउट होता है तो आप लोगों को फर्दर तेजी भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये जो एनालिसिस था ये शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म के लिए था। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और इसी तरीके के कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए मार्केट फॉर लाइफ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो थैंक यू एंड जय हिंद।